यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट और सत्य हिंदी के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। हम हाजिर हैं एक बार फिर से एक अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। और आज कोरोना काल में इस वक्त त्योहारों की जो हलचल है, चहलकदमी बढ़ रही है। दुकानों में, बाजारों में तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। कल ही चेन्नई में एक सिल्क साड़ी के दुकान को जो है सील करने के ऑर्डर्स दे दिए गए, जब तस्वीरें आए जिसमें कुछ आईपीएस ऑफिसर्स ने ये तक कह दिया कि इतनी जैम पैक्ड है कि यहाँ कोरोना को भी एंटर करने की जो है दाखिले की परमिशन नहीं है। ऐसे में हमने देखा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के नाम संदेशा में लोगों से अपील किया कि आप कोरोना को हल्के में ना लें। तो यहाँ त्योहारों के इस दौर में इस वक्त कोविड का जो खतरा है वो और किस हद तक बढ़ चुका है, इस पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। भारत के लीडिंग वीरोलॉजिस्ट्स में शामिल डॉक्टर शाहिद जमील। आप इस वक्त डायरेक्टर हैं त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज अशोका यूनिवर्सिटी में। इसके पहले एक लंबे वक्त तक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके ऑफ वेलकम ट्रस्ट, डीबीटी इंडिया अलायंस और खास करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार के बहुत सारे कमिटीज, एडवाइजरी बोर्ड्स में भी आप सर्व कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया स्मिता। और शुरुआत में अगर थोड़े से कुछ आंकड़े मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर कर सकूं कि इस वक्त भारत में जो आंकड़े हैं, 7.65 मिलियन केसेस टोटल हो चुके हैं। साथ ही साथ 1,16,000 मौतें हो चुकी हैं कोरोना वायरस केसेस की वजह से। पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े जारी किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उसमें कहा गया है कि 717 लोगों की जानें गई हैं कोरोना वायरस की वजह से। 61,775 रिकवरीज हुई हैं। जो टेस्ट है पिछले 24 घंटे में वो लगभग 10,83,608 टेस्ट किए गए हैं। न्यू कंफर्म्ड केसेस 54,000 और 44 के करीब हैं, जिनमें से कि 78% 10 राज्यों और यूटीज में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, जिसमें केरला और महाराष्ट्र खास शामिल हैं। लेकिन जो एक बात कही जा रही है डॉक्टर जमील की, आज सेकंड कंसेक्यूटिव डे है जबकि जो एक्टिव कोरोना की केसेस हैं वो 7.5 लाख से कम है। 14 स्टेट्स और यूटीज में जो फेटालिटी रेट है, यानी कि लोगों की मौत होने का जो दर है, वो 1% से कम है। तो क्या ये कहा जा सकता है इस वक्त कि कोरोना वायरस की केसेस भारत में डिक्लाइन पर हैं, वो कम होती हुई नजर आ रही है? देखिए, जो आंकड़े हैं उससे तो ऐसा ही लगता है कि केसेस कम हो रहे हैं। हमारी अगर मुल्क की एक पीक देखें तो वो शायद 16 या 17 सितंबर को आई थी, जब अ, 54 करीब 94,000 हुँ, केसेस पर डे आ रहे थे। इस वक्त जैसा कि आपने बताया करीब 54,000 केसेस आ रहे हैं। तो इन आंकड़ों से तो लगता है कि आउटब्रेक जो है थोड़ी धीमी पड़ रही है। हुँ, लेकिन इससे पहले कि हम इसको एक कंफर्म तरीके से कह सकें, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। हुँ, एक तो ये कि पिछले 2 महीनों में हमारे यहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। हुँ, तो अगर आप टोटल टेस्टिंग देखें तो अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग लेवल्स हैं। दिल्ली में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं पढ़ रहा था कि करीब 80% केसेस जो टेस्ट हैं वो रैपिड एंटीजन टेस्ट से हो रहा है। हुँ, सिर्फ़ करीब 20% जो हैं वो आर्ट पीसीआर टेस्ट हो रहा है। हुँ, अ, और इसका महत्व इसलिए है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की सेंसिटिविटी जो है हुँ, आईसीएमआर के मुताबिक 50 से 60% है। हुँ, तो अगर 100 कंफर्म्ड केसेस हैं, उनमें से रैपिड एंटीजन टेस्ट सिर्फ 50 या 60 पकड़ेगा, बाकी को नहीं पकड़ेगा। हुँ, उसके मुकाबले जो पीसीआर टेस्ट है वो 80% से ज़्यादा हुँ। पॉजिटिव टेस्ट को पकड़ता है। तो क्या हमारे जो आंकड़े नीचे जा रहे हैं वो ज़्यादा रैपिड एंटीजन टेस्ट के इस्तेमाल से जा रहे हैं, ये कहना, हुँ, ये एक एक आशंका बनती है इसकी, लेकिन ये कहना मुश्किल भी है, इसलिए कि हमें ठीक से नहीं पता कि रोज़ हर लोकेशन पे कितने रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं और हुँ। कितने आरटी-पीसीआर टेस्ट हो रहे हैं।
तो लेकिन जब रैपिड एंटीजन टेस्ट्स इतने फॉल्टी पाए जाते हैं और कई बार ये भी कहा कि हम उनको स्टॉप कर देंगे, तो क्या वजह है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट को कॉरेस्पॉन्डिंगली इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो ज़्यादा महँगे हैं? क्या वो किट्स मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं? जी। हम आरटी-पीसीआर टेस्ट को रैंप अप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, आरटी-पीसीआर टेस्ट महँगे हैं और आरटी-पीसीआर टेस्ट के ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं, जो उसके रिएजेंट्स हैं, वो इम्पोर्ट हो रहे हैं। हुँ, अ, एक वजह ये है। अ, देखिए, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसका अ, केस कंफर्मेशन में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। हुँ, लेकिन एंटीजन टेस्ट का की अपनी एक जगह है। और हुँ, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ किसी भी वजह से, मुझे बुखार आ रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। मेरा पेट में दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। हुँ, इससे पहले कि डॉक्टर मुझे देखे, वो ये जानना चाहेगा कि कहीं मैं कोविड पॉज़िटिव तो नहीं हूँ। हुँ, एंटीजन टेस्ट का रिज़ल्ट 30 मिनट के अंदर आ जाता है। राइट। पीसीआर टेस्ट का रिज़ल्ट आने में कम से कम 24 घंटे लगते हैं और बहुत सी जगहों पर तो कई दिन लग रहे हैं टेस्ट का रिज़ल्ट आने में। हुँ, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट डॉक्टर के यहाँ अस्पताल में फ़ौरन के फ़ौरन हो जाता है। उससे करीब तकरीबन 50 से 60% तो डॉक्टर श्योर है कि मैं कोविड फ्री हूँ। हुँ, तो हुँ, उसका एक महत्व है। हुँ, लेकिन पॉपुलेशन टेस्टिंग में एक पैंडेमिक में रैपिड एंटीजन टेस्ट हुँ, का कोई मतलब बनता नहीं है। और मुझे तो ऐसे ही लगता है कि चूँकि इतने यूज़ हो रहे हैं ये टेस्ट, हुँ, ये हम इसको रैंप अप नहीं कर पा रहे हैं आरटी-पीसीआर टेस्ट को। हालाँकि गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं, हुँ, उसके हिसाब से तो करीब 1.5 लाख टेस्ट रोज़ हो रहे हैं। ओके, अ, नहीं, 1.5 लाख या 15 लाख है वो, हाँ। मैं श्योर नहीं हूँ हाँ, कितने, पिछले लेकिन 24 घंटे में 10,83,000 हाँ, टेस्ट की बात कर हाँ। रही है सरकार। तो सरकार, अब मैं उनको स्वास्थ्य मंत्री जी को सुन रहा था अभी कल ही शायद, तो हुँ, उन्होंने कहा हमारे पास क्षमता है 15 लाख पर डे करने की टेस्ट। हुँ, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि उस 15 लाख में कितने एंटीजन टेस्ट हैं और कितने पीसीआर टेस्ट हैं। तो राइट। एक ज़रा-सा हमको ये समझ के चलना पड़ेगा कि ये जो नंबर्स नीचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी संतुष्ट हो गए हैं कि अब हुँ, कोरोना बस जाने ही वाला है। हुँ, हुँ। तो ये थोड़ा-सा अभी गलत होगा। सर एक आप अगर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को समझा सकें क्योंकि एक जो टेक्निकल टर्म जिसका बार-बार इस्तेमाल हो रहा है कि भई सेकंड वेव शुरू हो रहा है कहीं यूरोप के कुछ देशों में जहाँ-जहाँ वापस से अनलॉक कर दिए गए थे, प्रक्रियाएँ शुरू हो गई जी। थी, बिज़नेसेस शुरू हो गए थे। ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव जब हम कहते हैं, इसके मायने क्या हैं और इंडिया इस वक़्त किस स्टेज में है? देखिए, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव का मतलब सिर्फ़ ये होता है कि केसेज़ एक लेवल से ऊपर गए और फिर नीचे आए। हुँ, नीचे आने के बाद अगर वो फिर ऊपर जाते हैं तो हम कहते हैं सेकंड वेव है। हुँ, इंडिया में अभी हम पीक पे पहुँचे करीब 16 या 17 सितंबर को, उसके हुँ, बाद अभी हम नीचे जा रहे हैं। ओके। अगर ऐसा नहीं हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमारे केसेज़ फिर बढ़ते हैं, हुँ, तो उसको हम कहेंगे कि हम सेकंड वेव में आ गए, ओके। जो कि यूरोप में हो रहा है, यूएस में हो रहा है। हुँ, यूएस जो है वो बहुत नीचे चला गया था, हुँ, लेकिन यूएस अब फिर करीब 52-55 हज़ार केस रोज़ाना आने लगे हैं हुँ, अ, हुँ, यूएस से भी। हुँ, तो इसको सेकंड वेव कहते हैं। मैं एक और बात आपसे कह रहा था कि जो केसेस कम हो रहे हैं, हुँ, उसकी एक वजह ये भी है कि अ, भारत में हमारी जो आउटब्रेक है, हुँ, वो शहरों से गाँव में और रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में मूव कर चुकी है। हुँ, और गाँव और रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में ये आउटब्रेक उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी जितनी शहरों में बढ़ती है। उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि जो एक पॉपुलेशन डेंसिटी है शहरों में, वो कहीं ज़्यादा होती है विलेजेस के मुकाबले। ओके। विलेजेस में खुली जगह भी होती हैं। अ, विलेजेस में जो लोग काम पे जाते हैं, वो खेतों में जाते हैं और बाहर काम करते हैं। हुँ, शहरों में जो लोग काम करते हैं, वो ऑफ़िसेज़ में और अंदर काम करते हैं, इसलिए
शहरों में ट्रांसमिशन बहुत तेज़ होता है, गाँव में हुँ। कम होता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट कही सर, क्योंकि अभी भी एक जो मामला हुआ कि भई जो इंटरनेशनल फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स थे, उनकी वजह से कोरोना फैलना पहले जो है शुरू हुआ, वो कैरियर्स बने। अब जी, जबकि ये गरीबों के बीच फैल रहा है, मज़दूरों के साथ में लोगों की कुछ ऐसी सेक्शंस हैं जिनका डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड हो सकता है कि भई ये लोग उनकी सैनिटेशन प्रैक्टिसेज़ शायद नहीं होंगी, इनको पानी अवेलेबल नहीं होगा। तो एक पूरा का पूरा डर के प्रिज़्म से इस पूरे तबके को देखना, आप कहते हैं कि दरअसल उनके पास स्पेसेस ज़्यादा है, बाहर काम कर रहे हैं तो चांसेस कम है इन्फेक्शन के। एक वजह ये हो सकती है, लेकिन दूसरा जो उसका दूसरा पहलू है, वो ये कि गाँव में जितनी टेस्टिंग शहरों में होती है, उतनी नहीं होती। राइट। इसलिए कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स नहीं हैं गाँव में। हुँ, तो जो मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ ये है कि जो आंकड़े नीचे जा रहे हैं, हुँ, उनकी कई वजह हो सकती हैं। पहली हुँ, वजह ये कि आंकड़े वाक़ई नीचे जा रहे हैं। हुँ, दूसरी वजह ये हो सकती है कि हम रैपिड एंटीजन टेस्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जो आंकड़े नीचे जा रहे हैं, वो एक अ, फ़ॉल्स पिक्चर है, एक गलत पिक्चर हमारे सामने आ रही है। हुँ, तीसरी वजह ये हो सकती है कि आउटब्रेक गाँव में मूव कर गई है, जहाँ आउटब्रेक ज़रा धीमे तरीके से बढ़ रही है, इसलिए हुँ, ये नंबर नीचे जा रहे हैं। लेकिन हुँ, उसका अलग पहलू ये है कि गाँव में टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी कम हैं, तो हुँ, जहाँ अब केसेज़ ज़्यादा हैं, वहाँ टेस्टिंग कम हो रही है। बिल्कुल। तो ये एक कॉम्प्लेक्स अ, हुँ, चीज़ है। हुँ। इसको हमें ब्रेकअप करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता, हमें उस तरह के आंकड़े मिल नहीं रहे हैं जिससे ये पता चल पाए कि इसकी सही वजह क्या है। राइट, राइट। और मैं भी पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों थी, आसनसोल मेरे होम टाउन में, वहाँ जैसा मैंने नोटिस किया कि एक ही सिर्फ़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है बाकायदा टेस्ट हो रही हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कहीं कोई टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है, एटलीस्ट बड़े शहरों में जैसे ड्राइव थ्रू की फैसिलिटी है, आप आरटी-पीसीआर कर ले सकते हैं। तो काफ़ी लोग वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने के नाम के डर से कि भई वो कहीं मैं पॉज़िटिव आ गया, मुझे क्वारंटाइन कर दिया सरकारी अस्पताल में, तो लोग टेस्ट करवाना भी नहीं चाह रहे हैं, एक तरीके से वो डिनायल भी है और वो डर भी है। उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाए सर? नहीं, बिल्कुल है, और वो खाली छोटे शहरों में नहीं है, वो दिल्ली में भी है। मैं हुँ, किसी को जानता हूँ जो कि कोविड पॉज़िटिव था, और उसने अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं कराया, हालाँकि उसको फैसिलिटी मुहैया थी उसकी। हुँ, और वो सिर्फ़ इसलिए कि ये जो कॉर्पोरेशन वाले हैं, वो मेरे पीछे पड़ जाएँगे। हुँ, वो हर हफ़्ते एंटीबॉडी टेस्ट कराता था, उसने एंटीजन टेस्ट कराया, हुँ, उसका एंटीजन टेस्ट पॉज़िटिव आया, उसने एंटीजन टेस्ट फिर रिपीट कराया, और उस सब की वजह ये थी कि एंटीजन टेस्ट के लिए उसको कहीं रजिस्टर नहीं करना था, हुँ, आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए उसको रजिस्टर करना पड़ता, जिसकी वजह से वो सिस्टम में आ जाता। तो राइट। क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग? एक स्टिग्मा है इसके साथ, इसलिए कर रहे हैं। एक हुँ, डर है कि भई अगर मैं पॉज़िटिव आ गया तो मेरे दरवाज़े पे एक नोटिस लग जाएगा। हुँ, तो ये सब चीज़ें जो इस आउटब्रेक में हुई हैं, हुँ, इनसे एक तरह का जो अवाम का, जो पब्लिक का एक ट्रस्ट था, हुँ, वो सिस्टम की तरफ से उठ गया है। और जब किसी भी पैंडेमिक में सिस्टम के ऊपर एक ट्रस्ट ना हो, हुँ, तो उस पैंडेमिक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर आदमी अपने को देखता है, वो ये नहीं हुँ, देखता कि क्या मैं इन्फेक्शन फैला रहा हूँ, राइट। और उसको कंट्रोल करने के लिए एक ट्रस्ट की बहुत ज़रूरत है। हुँ। सर, ये अभी जो आपने कहा कि वो शख्स अपनी एंटीबॉडी टेस्ट करवा रहे हैं, ये भी एक बहुत फैंसीफुल एक वर्ड जैसा हो गया है कि आजकल जो अफ़ोर्ड कर सक रहे हैं, वो एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं। ये कितना ज़रूरी हो जाता है करवाना? इसकी कितनी उपयोगिता है? और हर्ड इम्यूनिटी की हम बात करते हैं, क्या हर्ड इम्यूनिटी की डेवलपमेंट की कोई इंडिकेशंस हैं इंडिया में? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो एंटीबॉडी टेस्ट है, उसकी कोई डायग्नोस्टिक वैल्यू नहीं है। एंटीबॉडी टेस्ट ये नहीं बताएगा कि आप किसी को वायरस ट्रांसमिट कर सकते हुँ, हैं। एंटीबॉडी टेस्ट सिर्फ़ ये बताएगा कि आपको इन्फेक्शन हो चुका है। हुँ, कब हुआ वो ये नहीं बताएगा। अ, बस उससे आपको ये पता है कि मुझे कम से कम 10 दिन पहले इन्फेक्शन हो चुका है।
हुँ, लेकिन जब एक बार एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, तब आप वायरस ट्रांसमिट या तो नहीं करते हैं या बहुत ही कम करते हैं। हुँ, तो पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंटीबॉडी टेस्ट की कोई महत्वता नहीं है। ओके। अ, उस उसका महत्व सिर्फ़ ये देखने के लिए है कि कितने परसेंट एक पॉपुलेशन में हुँ, इन्फेक्शन हो चुका है। आपने हुँ। जैसे सीरो सर्वेस का नाम सुना होगा, जी, मुंबई में जी, हुआ है, हाँ। धारावी में सीरो सर्वे हुआ जहाँ पाया गया कि तकरीबन 60% लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। हुँ, आईसीएमआर ने 2 नेशन वाइड सर्वेस किए। पहले सर्वे में उन्हें मिला कि 0.7% एंटीबॉडी पॉजिटिव है। हुँ, दूसरे सीरो सर्वे में उनको मिला कि 6.6% नेशन वाइड सीरो सर्वे में मिला कि पॉजिटिव है। तो अगर उस 6.6% को हम नेशनल लेवल पे ट्रांसलेट करें हुँ, 138 करोड़ लोगों में, तो हमें हमें करीब 100 लाख लोग, 1 करोड़ इन्फेक्शन तो हुँ। उसी के हिसाब से मिलता है। राइट। जबकि हमारे कन्फर्म्ड केसेस बहुत कम हैं उस हुँ, हिसाब हुँ, से। आपने जो बात की हर्ड इम्यूनिटी की, हुँ, हर्ड इम्यूनिटी जो है वो एक कॉन्सेप्ट है वैक्सीन्स के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। हुँ। हर्ड इम्यूनिटी डिज़ीज़ के लिए बहुत कम इस्तेमाल होता है ओके। और उसकी वजह ये है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो आप नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे उस उसकी कोई महत्वपूर्ण वो बिल्कुल महत्व नहीं है उसका। हुँ, हर्ड ओके। इम्यूनिटी क्लोज्ड कम्युनिटीज़ के लिए है। अगर हम कहें फॉर एग्ज़ाम्पल कि साहब धारावी में 60% लोगों को इन्फेक्ट को के पास एंटीबॉडीज़ हैं, हुँ, मैं मान सकता हूँ कि धारावी में वो इन्फेक्शन अब बहुत स्लो फैलेगा इसलिए कि वो 60% लोग जो हैं, वो हुँ, और 40% लोगों को प्रोटेक्ट हुँ, करें। हुँ, ये वायरस एक दूसरे से फैलता है, तो अगर हम 10 लोग एक कमरे में हैं और हम 10 लोगों में 6 लोगों में एंटीबॉडी है, हुँ, तो बाकी 4 को सिर्फ़ उस वजह से कुछ प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके, इसलिए कि वो वायरस एटलीस्ट उन 6 को इन्फेक्ट नहीं करेगा या उनसे ट्रांसमिट नहीं होगा। ओके। लेकिन आप किसी भी ज़ोन से बाहर भी जाते हैं और उस ज़ोन में अंदर भी लोग आते हैं। हुँ, तो ऐसा तो है नहीं है कि धारावी में जो रहने वाले हैं वो हमेशा धारावी में रहते हैं। हुँ, हुँ, धारावी से निकल के लोग कोलाबा भी जाते हैं और कोलाबा के लोग धारावी भी जाते हैं। हुँ, तो इन्फेक्शन तो अ, उस तरह से फैलेगा। तो राइट। ये कहने ये जो कहा जा रहा है कि साहब वहाँ 60% हो गया तो क्या हर्ड इम्यूनिटी आ गई? हुँ, एक लिमिटेड एक्सटेंट हो सकता है, हुँ, लेकिन अगर कंट्री के आंकड़े इस वक़्त आप देखें, हुँ, तो एट बेस्ट करीब 15% या 20% पॉपुलेशन में एंटीबॉडीज़ हैं हुँ, कंट्री में और वो इतनी नहीं है हुँ, जिससे हम कहें कि हर्ड इम्यूनिटी है। मैं ओके। अक्सर लोगों को ये कहते सुनता हूँ कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। हुँ, ये ऐसे ही बात हो गई कि किसी ने कहा कि मैं पिछले साल 59 इयर्स का था, इस साल 60 का हो गया, तो मैं मौत की तरफ बढ़ रहा हूँ। ऑफ़ कोर्स हुँ, हर आदमी मौत की तरफ बढ़ रहा है। हुँ, आई थिंक हमें हर्ड इम्यूनिटी वगैरह को भूल जाना चाहिए इस वक़्त ओके। और हमें ये देखना चाहिए कि इस वक़्त हमारे पास क्या ऐसे ज़राए हैं जिनसे हम इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। ओके। सर उस पर बात करने के पहले एक सवाल आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी क्योंकि आईसीएमआर की अभी नई गाइडलाइंस का अब हवाला दिया जा रहा है कि जो लोग पॉज़िटिव पाए जा रहे हैं और सोचिए अगर वो हॉस्पिटलाइज़ भी हुए हैं या घर पर भी हैं उनकी रीटेस्टिंग नहीं हो रही है। उनको ऐसे रिलीज़ कर दिया जा रहा है 7-8 दिन के बाद में बेस्ड ऑन सर्टेन हेल्थ पैरामीटर्स। इसके पीछे वजह क्या है? मतलब ये कैसे पता चलेगा कि वो जो वायरस है वो ट्रीट हो चुका है, वो बॉडी में नहीं है? क्या उसकी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है? कितने दिनों के बाद वो वायरस एक्सिस्ट नहीं करेगा बॉडी में? तो अभी तक जो स्टडीज़ हुई हैं उससे ऐसा लगता है कि 2 हफ्ते
ज़्यादा 3 हफ्ते के बाद वायरस इन्फेक्शियस नहीं रहता। ओके। तो अगर मुझे इन्फेक्शन लेट्स से 1 अक्टूबर को हुआ, तो मुझे सिम्पटम्स आएँगे तकरीबन 5 से 10 अक्टूबर के बीच, ओके। और 20-21 अक्टूबर तक ये मैं मान के चल सकता हूँ कि मैं सेफ हूँ। और जी। एक बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से कोई हॉस्पिटलाइज़ हो गया या ऑक्सीजन पे चला गया, वो अलग बात है। हुँ। अ, तो आई थिंक आईसीएमआर की जो अभी नई गाइडलाइंस आई हैं, वो जो अभी तक का एक्यूमुलेटेड एविडेंस है, जो स्टडीज़ हुई हैं, उसके बेसिस पे है। हुँ। और मैं नहीं समझता कि उसमें कोई बुराई है, उसमें कोई गलती है। ओके। अच्छा, तो अब अगर त्योहारों की बात करें, कल प्रधानमंत्री ने भी हालाँकि अपील की। अब लोग नवरात्रि का मौका है, दुर्गा पूजा का मौका है। कितना खतरा रहेगा सर्ज का, नंबरों के बहुत बढ़ने का अगर लोग भारी मात्रा में, भारी तादाद में बाहर जाते हैं और सेफ्टी प्रैक्टिसेज़ का ध्यान नहीं रखते हैं? नहीं, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बढ़ेगा। और हम जितने मार्केट्स को क्राउड करेंगे, हम जितने पूजा पंडाल को क्राउड करेंगे, हम जो भी क्लोज़ स्पेसेस हैं, हुँ। उसको उसमें हमें केयरफुल रहना होगा। एक हुँ। बार आप किसी मार्केट में जाइए, खुली मार्केट है तो उसमें इतना खतरा नहीं है, जितना कि एक क्लोज़्ड स्पेस में है। आप एक दुकान के अंदर हैं जहाँ पर एसी भी चल रहा है, हुँ। वहाँ आपको खतरा ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि आप एक रेडी वाले से कुछ खरीद रहे हैं। लेकिन अगर खुली मार्केट में भी आप गली में हैं, वो गली खचाखच भरा है लोगों से, तो बिल्कुल है। वहाँ तो खतरा है। नहीं, जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, हुँ। पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ-साथ खतरा बढ़ेगा। ओके। और अगर आप मास्क लगाए हुए हैं, तो वो खतरा आपके लिए भी कम हो रहा है और वो दूसरे के लिए भी कम हो रहा है। तो मैं हुँ। उसी पे आ रहा था पहले अपनी बात में कि हमारे पास अभी क्या ज़राए मौजूद हैं जिनसे हम इसको जिससे हम वायरस से बचाव कर सकते हैं। हुँ। हमारे पास ना तो इस वक़्त वैक्सीन है, हुँ। ना हमारे पास कोई कोई ड्रग है, कोई मेडिसिन है। हुँ। हमारे पास मास्क है, हम ये कर सकते हैं कि एक फ़ासला मेंटेन रखें। हम ये कर सकते हैं कि साबुन से अपना जब भी बाहर से आएँ कहीं कुछ करना तो हाथ धोएँ। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं। आप हुँ। देख रही हैं इलेक्शन रैलीज़ जो हो रही हैं, उसमें हज़ारों की तादाद में लोग जमा हैं, एक आदमी के मुँह पे मास्क नहीं है। हुँ। हुँ। ये एक या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात। हुँ। तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं बनती, या उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ उस वक़्त बनती है जब वो पावर में आ जाएँ? हुँ। ये तो सभी की ज़िम्मेदारी है कि आप अपने फॉलोअर्स से कहें कि भई आप बिना मास्क के हमारी रैली में नहीं दिखेंगे। हुँ। हुँ। क्या ये खुद कहना मुश्किल है आज के ज़माने में? बिल्कुल नहीं है, और कोई ऐसा आदमी मैं नहीं जानता कि होगा जिसके पास मास्क ना हो। लोग तो गमछे का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप कोई भी कॉटन का जी, आप कपड़ा दुपट्टा ले लें, गमछा ले लें, उसको भी कारगर यूज़फुल माना जाता है ऐसा? जिससे भी आपका मुँह और नाक कवर्ड है, हुँ। वो सेफ है। हुँ। उस स देखिए ऐसा है कि वायरस जो है, ये हुँ। हवा में उड़ता हुआ नहीं आता है। हुँ। वायरस जो है ये ड्रॉपलेट्स में होता है। राइट। ये वो ड्रॉपलेट्स हैं जो हम जब खाँसते हैं तो ज़्यादा मिक़दार में निकलते हैं, हम जब साँस लेते हैं तब भी निकलते हैं, हुँ। हम जब बात करते हैं तब भी निकलते हैं। हुँ। तो इन ड्रॉपलेट्स को रोकने के लिए अगर मुँह पे मास्क लगा है तो वो हुँ। ड्रॉपलेट्स रुकेंगे। हुँ। अगर दोनों लोग जो आमने-सामने खड़े हैं, वो मास्क लगाए हुए हैं, हुँ। तो दोनों के ड्रॉपलेट्स उसी मास्क में रुक रहे हैं, इसलिए वायरस का आगे बढ़ने का कोई हुँ। चांस नहीं है। राइट।
तो लेकिन ये जो रैलियों की आपने बात की एक तरफ कोलकाता हाई कोर्ट का आज ही इनफैक्ट रूलिंग आया कि भई दुर्गा पूजा के पंडालों में अगर लोग जा रहे हैं तो वो पासेस वगैरह की जो बात की जा रही है कि 45 से ज़्यादा लोग एक वक़्त पंडाल में नहीं होंगे। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य बिहार में जब 10,000 या उससे कहीं ज़्यादा की भीड़ आ जाती है रैलियों में और ना नेता, ना जनता, किसी के चेहरे पर मास्क नज़र नहीं आता। तो इस तरह की तस्वीरों से एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा नहीं होता क्या लोगों के मन में बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी इन डिनायल हैं, क्या वो ये नहीं कहेंगे कि भई रैलियों में अगर जा रहे हैं बिना मास्क के, तो फिर हमें पंडाल में बिना मास्क के जाने से क्यों रोक रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने फॉलोअर्स से इलेक्शन रैलीज़ के ज़माने में ये बात कहें हुँ, और इलेक्शन रैली में उनको ये समझाने की कोशिश करें। इलेक्शन रैली सिर्फ़ इसलिए नहीं होती कि आप जो आपका मुखालिफ है, उसकी बुराई करें। हुँ, इलेक्शन रैली में अच्छी बातें भी तो बताई जा सकती हैं। हुँ, और हुँ, इलेक्शन रैली में आप ये भी तो बता सकते हैं कि भई आपको मास्क लगाने से कोविड से बचेंगे आप। हुँ, तो मैं तो समझता हूँ कि ये हर पॉलिटिकल पार्टी की ज़िम्मेदारी है कि उसको ये करना चाहिए। जी। सर कुछ आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी और इस वक़्त हमारे दर्शक अमीना मीर, विकास कुमार वो भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अमीना जानना चाह रही हैं कि जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है कई क्षेत्रों में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अब पिछले दिनों हमने लगातार बाढ़ की स्थिति देखी असम में और बिहार में। इन सब का कितना असर पड़ता है कोरोना के केसेज़ की बढ़ोतरी में? नहीं, कोरोना के केसेज़ बढ़ने में तो मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। हुँ, लेकिन ये तो है कि जब लोग बाढ़ से पीड़ित होते हैं, तो और जो उनको प्रिकॉशंस लेने हैं, वो नहीं ले पाते हैं। हुँ, अ, वो वही बात हो गई कि अगर को अ, किसी को खाने को नहीं मिल रहा, उससे आप कहेंगे कि तुम मास्क लगाओ, हुँ, तो उसके लिए प्रायोरिटी क्या होगी? अगले हुँ, वक़्त का खाना होगी या मास्क लगाना होगा? हुँ, हुँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो पीड़ित है, वो वैसे ही हुँ, परेशान है और वो अपनी जान बचा रहा है, वो अपना सामान बचा रहा है। हुँ। अ, वो शायद मास्क लगाने को सोचे भी ना, हाँ, उसकी प्राथमिकताएँ जो हैं वो उस वक़्त बदल उसकी जाएँगी। प्राथमिकताएँ अलग होंगी। बिल्कुल। एक और सवाल जो लोग पॉज़िटिव पाए गए हैं केसेज़ और रिकवर कर रहे हैं, रिकवरी रेट आज के दौर में इंडिया में माना जा रहा है कि पहले से बेहतर है। उनके रीइन्फेक्शन के इस वक़्त कुछ इक्का-दुक्का केसेज़ न्यूज़ पेपर्स में रिपोर्ट हो रही हैं। चांसेस कितने स्ट्रॉन्ग है रीइन्फेक्शन के और जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स है ऑर्गन्स पर, उसको लेकर बहुत चिंताएँ जताई जा रही हैं कि कोरोना के केसेज़ में ये बहुत हो सकता है कि लोगों के ऑर्गन्स पर जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो। इस पर अगर आप थोड़ी-सी हमें क्लैरिटी दे सकें। जी, तो ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, रीइन्फेक्शन और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जिसको हम लॉन्ग कोविड भी कह रहे हैं। हुँ, तो पहले बात करते हैं रीइन्फेक्शन की। देखिए इस वक़्त 4 करोड़ से ज़्यादा दुनिया भर में कोविड के कन्फर्म्ड केसेज़ हैं। हुँ, उसमें से कन्फर्म्ड रीइन्फेक्शन शायद टोटल 25 केसेज़ हैं हुँ, और इन 25 केसेज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता जताई जा रही है। अ, रीइन्फेक्शन जो है वो हर वायरल इन्फेक्शन में होता है। राइट। देखने की बात ये है कि क्या डिज़ीज़ होती है या नहीं, क्या बीमारी होती है कि हुँ, आप अगर वैक्सीन्स को देखें, तो ज़्यादातर वैक्सीन्स जो हैं, वो इन्फेक्शन को नहीं रोकती हैं, वो बीमारी को रोकती हैं। हुँ, फ्लू वैक्सीन ले लीजिए, हम फ्लू वैक्सीन हर साल लेते हैं। फ्लू वैक्सीन लेने के बाद ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंज़ा वायरस हमको इन्फेक्ट नहीं करता, हुँ, लेकिन उसके बाद इन्फेक्शन के बाद जो बीमारी होती है, वो नहीं होती। ओके। तो इसलिए अगर आप एक बार नेचुरली कोविड से इन्फेक्ट हो चुके हैं, हुँ, तो अगर आप फिर से इन्फेक्ट होते भी हैं, तो आपको बीमारी नहीं होगी। ओके। आपका जो इम्यून सिस्टम है, हुँ, आपकी जो एक इम्यून मेमोरी जिसको हम कहते हैं, हुँ, बॉडी हमें हमारी जो है, वो याद रखती है कि हमको कोविड इन्फेक्शन हुआ था हुँ, और वो उसको डिज़ीज़ को से आपको प्रोटेक्ट करती है।
राइट। कितने दिन तक याद रखती है ये अभी हमें नहीं पता। हुँ, इसलिए कि अभी इतना अरसा हुआ ही नहीं है इस इन्फेक्शन को। हुँ, टोटल हमें हमें 8-9 महीने का तो टाइम मिला है इसको स्टडी करने का। हुँ, तो हमें नहीं पता कि कितनी दिन तक ये मेमोरी रहती है और इसीलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि आगे जो वैक्सीन्स आने वाली हैं, हुँ, वो वैक्सीन कितने दिन तक प्रोटेक्शन देंगी। हुँ, वो तो बात की बात है, नेचुरल इन्फेक्शन में कितने दिन तक प्रोटेक्शन रहता है, वही हमें अभी नहीं पता। राइट। दूसरी बात आपने लॉन्ग कोविड की कही, तो हुँ, इसकी आशंका बिल्कुल जताई जा रही है कि अ, जो लोग कोविड से रिकवर कर जाते हैं, उनको बाद में भी अ, हार्ट डिज़ीज़, लंग डिज़ीज़, किडनी डिज़ीज़ हुँ, ये सब का खतरा रहता है। हुँ, तो ये जो है ये बिल्कुल स्टडीज़ जो आ रही हैं उसके हिसाब से सही है हुँ, और आगे जब और स्टडीज़ होंगी, जो और लंबे अरसे की स्टडीज़ होंगी, हुँ, उनसे ही पता चल पाएगा कि कितने दिन तक ये खतरा रहता है। राइट। लेकिन जो लोग कोविड से एक बार इन्फेक्ट हो चुके हैं, उनको अपनी सेहत का ख़्याल रखना ज़रूरी है। सर आखिरी 2 सवाल आपसे पूछूँगी, एक वैक्सीन्स पर इस वक़्त क्योंकि अलग-अलग रिपोर्ट्स आए ज़रूर हैं, इंडिया को परमिशन भी मिली है ह्यूमन ट्रायल्स के लिए दूसरे देशों से। कितनी उम्मीद है इस वक़्त कि हम 2021 के फर्स्ट क्वार्टर तक एक वैक्सीन को इन साइट देख रहे हैं या अगले साल जून-जुलाई के पहले अभी तक भी जो है ये वैक्सीन बनकर लोगों तक पहुँच पाएगा, डिस्बर्स हो पाएगा, ये सारी अभी भी मुश्किलात नज़र आ रही हैं? देखिए वैक्सीन्स के 2 पहलू हैं, एक तो ये कि वैक्सीन काम कर रही है कि नहीं और उसका अप्रूवल। तो हुँ, अभी जो भी लीड कैंडिडेट्स हैं उनका फ़ेज़ 3 ट्रायल चल रहा है। फ़ेज़ 3 ट्रायल से ये पता चलेगा कि क्या वो वैक्सीन काम कर रही है कि नहीं कर हुँ, रही। एक बार जब ये पता चल जाएगा तब रेगुलेटर उसको अप्रूव करेगा। हुँ, अप्रूवल के बाद उस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग होगी। इतनी मिकदार में वैक्सीन बनाना भी तो पड़ेगा। इस हुँ, वक़्त 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में। 8 बिलियन लोगों को तो वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं मिल सकती। राइट। टोटल जो इस वक़्त वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी दुनिया भर की है, हुँ, वो 8 बिलियन डोज़ेज़ की है। हुँ, 8 बिलियन डोज़ेज़ में और भी वैक्सीन्स बनती हैं, खाली कोविड वैक्सीन के लिए तो वो कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं होगी। हुँ, तो कोविड के लिए तकरीबन 2 बिलियन डोज़ेज़ साल में बन पाएँगी। राइट। 2 बिलियन का मतलब होगा कि अगर हर आदमी को 2 डोज़ चाहिए, तो हुँ, तकरीबन 1 बिलियन लोगों को वो वैक्सीन मिल पाएगी। हुँ, तो इस पे इस वक़्त बहुत काम चल रहा है कि वैक्सीन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो हुँ, डिफरेंट कंट्रीज़ में। फिर कंट्रीज़ भी पॉलिसी बना रही हैं कि हमारे यहाँ ये वैक्सीन कैसे हुँ, डिस्ट्रीब्यूट। हुँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे एक टास्क फ़ोर्स बनाई हुई है। हुँ, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कही है कि वैक्सीन पहले उन लोगों को दी जाएगी जिनको सबसे ज़्यादा आशंका है इन्फेक्शन की, हेल्थ केयर वर्कर्स को। हुँ, जो लोग फ्रंट लाइन पे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस उनको और जिन लोगों में कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे हुँ, डायबिटीज़ वगैरह। अ, उम्मीद तो ये है कि अगले साल के पहले क्वार्टर तक हुँ, एटलीस्ट एक नहीं तो एक से ज़्यादा वैक्सीन्स अप्रूव हो जाएँगी हुँ, और एटलीस्ट फर्स्ट बैच पहला बैच जो है वैक्सीन्स का वो तैयार हो जाएगा। राइट। लेकिन मुझे और आपको नहीं मिलेगी वो वैक्सीन। हुँ, वो वैक्सीन जो डिज़र्विंग लोग हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स पहले उनको जाएगी और जानी भी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, बाकी ये है कि जब तक वैक्सीन आए तब तक हुँ, तो मास्क पहन लें।
बिल्कुल। और ये दर्शकों को मैं वापस से याद दिला दूँ कि जिस तरह से डॉक्टर ने ब्रेक डाउन किया कि भई कितनी तैयार होंगी, कितनी डिस्बर्स होंगी। आप अगर 1 बिलियन वैक्सीन्स तैयार हो भी जाती हैं, तो ये नहीं जी, है कि वो सारी की सारी भारत की 1.3 बिलियन पॉपुलेशन के लिए, बल्कि बिल्कुल, दुनिया भर के तमाम मुल्कों के लिए हैं। तो उसका एक बिल्कुल, छोटा परसेंटेज ही भारत तक पहुँच सकेगा। तो सर आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि विकास कुमार हमें पूछ रहे हैं और ये बहुत सारे आम लोगों के मन में शंका है। अलग-अलग रिपोर्ट्स आती रहती हैं हैंड वॉश की उपयोगिता को लेकर, कभी कहीं कोई रिपोर्ट आ जाएगा कि भई नोट से इन्फेक्शन हो रहा है या नहीं। फेक न्यूज़ के इस दौर में किन सोर्सेज़ को लोग आखिर ट्रस्ट करें फॉर क्रेडिबल न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑन कोविड-19? देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईसीएमआर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इनके जो डायरेक्टिव्स आ रहे हैं, वो साइंटिफिकली और मेडिकली एक्यूरेट हैं। हुँ, आप उनको फॉलो करें, आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करें, आप यूएससीडीसी को फॉलो करें। राइट। व्हाट्सएप न्यूज़ को ना फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने तो और ऑलमोस्ट सर जी। और कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। हुँ, हुँ। कॉमन सेंस इस्तेमाल करें जिसकी बहुत ज़रूरत है आज के ज़माने में। और व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज़्यादातर मैंने एग्ज़िट कर दिया। मैं बताऊँ, ज़िंदगी जो है थोड़ी-सी आसान ज़रूर हो गई है ऐसा करने से। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद जमील हमारे साथ जुड़कर इतनी सरलता से सारे कॉम्प्लेक्स मुद्दों को हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए, समझाने के लिए। और जो लोग तमाम फेस्टिवल्स में सेलिब्रेशंस, देखिए हमारे इंडिया में तो हमारी जो पूरी डाइवर्सिटी है वो अपने आप में खूबसूरती है। हम तमाम त्योहारों को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस दफ़ा घर रहकर अपने लोगों के साथ मनाएँ और खुशियों की जो शुभकामनाएँ हैं वो दूसरों तक फ़ोन पर, ईमेल पर, ऑनलाइन ज़रूर भेज दें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बंगाल में भी जो लोग दुर्गा पूजा मनाने जा रहे हैं, आप सभी को बंगाली में मैं कहूँगी शारदीय अभिनंदन ও পুজোর आंतरिक প্রীতি ও শুভেচ্ছা। लेकिन प्लीज़ स्टे सेफ, वेयर अ मास्क, अपने हाथ धोते रहे, हाइजीन प्रैक्टिस करें, क्योंकि कोरोना का जैसा डॉक्टर जामिल ने बताया, अभी वैक्सीन्स आने में बहुत वक़्त है और उसमें भी आप शायद प्राथमिकता सूची में नहीं होंगे। तो अपने स्वास्थ्य का ख़्याल, अपने परिवार का स्वास्थ्य का ख़्याल आप उसकी जितनी ज़्यादा जो है आप कर सकें वो ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया फिर से डॉक्टर शाहिद जमील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। तो आज मेरे साथ बस इतना ही। जो दर्शक हमारे साथ मेरे यूट्यूब स्टेशन और सत्य हिंदी के पोर्टल्स पर जुड़े, आप सभी को नमस्कार। फिर हाज़िर होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।